दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बिजनेस प्रॉफिट में चलने के बाद भी बंद हो जाते हैं और कुछ छोटे बिजनेस कम प्रॉफिट में भी स्मूथली रन करते रहते हैं। दोस्तों, इन सब का एक ही जवाब है, वर्किंग कैपिटल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, किस प्रकार से ये कैलकुलेट की जाती है और बिजनेस के लिए ये किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद अपने बिजनेस का हेल्थ चेकअप कर सकते हो वर्किंग कैपिटल के माध्यम से। तो आइए जानते हैं कि क्या होती है वर्किंग कैपिटल और इसे कैसे कैलकुलेट करें। दोस्तों, वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि आपके बिजनेस के पास डेली खर्च चलाने के लिए कितना पैसा अवेलेबल है। सिंपल भाषा में वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। दोस्तों, अब बात आती है कि करंट असेट्स क्या होती है। तो दोस्तों, करंट असेट्स किसी भी बिजनेस के लिए वो सभी असेट्स होती है जिन्हें एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि करंट असेट्स में क्या क्या शामिल है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कैश खुद जो लिक्विड फॉर्म में होता है और साथ ही बैंक बैलेंस, जिसे हम कैश इक्विवेलेंट मान के चलते हैं। थर्ड इसमें होता है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, वो डिपॉजिट जिनको हम विद इन 1 ईयर एनकैश करवा सकते हैं। और सेकंड इसमें आता है अकाउंट रिसीवल्स या डेटर्स। डेटर्स भी करंट असेट्स का पार्ट होता है। थर्ड इसमें होता है इन्वेंट्री। दोस्तों, इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, ये तीनों ही शामिल होते हैं। फोर्थ इसमें होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो सभी इन्वेस्टमेंट जिन्हें हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिफ्थ इसमें आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। दोस्तों, प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस खर्चे होते हैं, जैसे कोई एडवांस रेंट, इंश्योरेंस पेमेंट, तो ये भी हमारी करंट असेट होती है। और सिक्स्थ इसमें आती है अदर करंट असेट्स, अन्य कोई संपत्तियां जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। दोस्तों, अब बात करते हैं कि करंट लाइबिलिटीज क्या होती है। तो करंट लाइबिलिटीज वो सभी लाइबिलिटीज होती है एक बिजनेस के लिए जिन्हें बिजनेस को एक साल के अंदर अंदर पे करना होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या शामिल होता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट आता है अकाउंट पेबल्स। अकाउंट पेबल्स अर्थात क्रेडिटर्स, वो सभी सप्लायर जिनसे एक बिजनेसमैन माल खरीदता है। सेकंड इसमें आता है शॉर्ट टर्म लोन्स। दोस्तों, वो सभी लोन शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो किसी भी बिजनेसमैन को विद इन 1 ईयर पे करने होते हैं, जिसमें बैंक ओडी, सीसी लिमिट हो सकती है और कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो सकते हैं। थर्ड इसमें आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दोस्तों, कोई भी बकाया खर्चा, जैसे सैलरी पेएबल है, कोई रेंट पेएबल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये किसी भी बिजनेस को विद इन 1 ईयर पे करने होते हैं, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी करंट लायबिलिटी का पार्ट होते हैं। फोर्थ इसमें आता है टैक्सेज पेएबल। दोस्तों, कोई भी टैक्स जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सभी जो है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज मानी जाती हैं, तो ये करंट लायबिलिटी का पार्ट होती है। फिफ्थ इसमें आता है कोई अनअर्न्ड रेवेन्यू है, कोई भी एडवांसेज फ्रॉम कस्टमर्स, ये भी किसी बिजनेस के लिए करंट लायबिलिटीज होती है। तो इनका नेट ऑफ जो होता है वो ही वर्किंग कैपिटल होता है। और दोस्तों, किसी भी बिजनेस के लिए यह पॉजिटिव होना जरूरी है, अन्यथा यह माना जाता है कि बिजनेस जो है वो बंद होने के कगार पे है, क्योंकि बिना वर्किंग कैपिटल के बिजनेस नहीं रन कर सकता है। यही कारण होता है कि कुछ बिजनेस प्रॉफिट में चलते हुए भी बंद हो जाते हैं। दोस्तों, वर्किंग कैपिटल को अब हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो किसी बिजनेस के पास 50,000 रुपये कैश अवेलेबल है, 30,000 रुपये का उसके पास स्टॉक है और 20,000 रुपये के उसके डेटर्स हैं, उधार है जो उसे कलेक्ट करनी है। तो इस प्रकार से इसकी टोटल असेट्स हो गई 1 लाख रुपीज। और अब बिजनेस की लाइबिलिटीज देखते हैं, तो सप्लायर्स जो है क्रेडिटर्स बिजनेस के, वो है 40,000 रुपये। तो इसकी वर्किंग कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख रुपीज माइनस 40,000 इज इक्वल टू 60,000, जो है इसकी नेट वर्किंग कैपिटल है। इसका मतलब है कि दुकान आराम से ऑपरेट हो सकती है, अपने डेली रूटीन के जो है खर्चे चला सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल किसी बिजनेस के लिए किस प्रकार से काम करती है। दोस्तों, अगर बिजनेस में वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, इसका मतलब है कि बिजनेस के पास जो है लाइबिलिटी ज़्यादा है और असेट्स कम है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है किसी बिजनेस पे। दोस्तों, इससे होगा क्या कि सप्लायर्स जो है वो पैसा मांगेंगे, स्टॉक खत्म होगा और बिजनेस रुक सकता है। और यही रीज़न है कि प्रॉफिट में होने के बाद भी कई बिजनेस बंद हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, किसी भी बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल जो है वो बिजनेस की लाइफलाइन होती है और उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इससे डेली एक्सपेंसेस चलता है, सैलरी, रेंट, बिल टाइम पर पे किए जाते हैं, स्टॉक मेंटेन रहता है
और बिजनेस स्मूथली ग्रो करता है। अर्थात बिना वर्किंग कैपिटल के जो है बिजनेस बिना फ्यूल की गाड़ी के समान होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल को किस प्रकार से इम्प्रूव करें। अगर आपका वर्किंग कैपिटल कम है तो ये आप तरीके अपना सकते हो इंक्रीज करने के लिए, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है कि रिसीवेबल्स, अर्थात अपने डेटर्स से जल्दी पैसा कलेक्ट करो। दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि आपके डेटर्स किस प्रकार से हैं, कि आपका बिजनेस 10 डेज, 15 डेज, 30 डेज किस प्रकार की अपने डेटर्स को क्रेडिट देता है। तो उस क्रेडिट पीरियड को आप धीरे धीरे ग्रेजुअली कम कर सकते हो। इससे भी आपकी जो है वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो सकती है। दोस्तों सेकंड इसमें आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक रखना भी जो है आपकी वर्किंग कैपिटल को कम कर सकता है। तो किसी भी बिजनेस के लिए यह भी आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उस बिजनेस के लिए कितना जो है स्टॉक इन्वेंट्री लेवल रिक्वायर्ड है, उतना ही उसके लिए रखा जाए, ताकि उसकी वर्किंग कैपिटल जो है वो स्मूथली चले और अच्छा मेंटेन रहे। थर्ड इसमें हो सकता है सप्लायर से क्रेडिट टाइम बढ़ाओ। दोस्तों कई बार क्या होता है, कुछ बिजनेस जो अपने क्रेडिटर्स से तो होता है टाइम कम रखते हैं, और अपने डेटर्स को और इन्वेंट्री में इनमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो उससे होता क्या है कि उसकी करंट लाइबिलिटीज़ तो इंक्रीज रहती है और उसकी करंट असेट्स कम हो जाती है। तो ये भी कारण होता है कि आपकी वर्किंग कैपिटल निगेटिव हो सकती है। तो उसके लिए आप अपने क्रेडिटर्स से जो है क्रेडिट का टाइम बढ़वा सकते हो सकता है आप माल परचेज करके उसका 10 दिन में, 15 या 20 दिन में पेमेंट कर रहे हो, तो उसे आप कह सकते हो कि थोड़ा-सा टाइम बढ़ा दिया जाए ताकि आपकी वर्किंग कैपिटल भी मैनेज हो जाए। जैसे अगर 20 दिन है तो आप हो सकता है उसे 30 दिन तक लेके जाएँ। तो ये भी एक, तो इस प्रकार से ये कुछ छोटे-छोटे चेंजेज़ हैं जो आपकी वर्किंग कैपिटल को हेल्दी कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों इसे एक हम रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं या फिर जो रिटेल चेन सप्लायर होते हैं, तो ये किस प्रकार से क्या करते हैं, ये कस्टमर से तुरंत कैश कलेक्ट करते हैं, लेकिन सप्लायर्स को जो है वो बाद में पेमेंट करते हैं। तो इससे भी इनकी वर्किंग कैपिटल स्मूथ रहती है और स्ट्रॉन्ग रहती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल जो है डेज़ में किस प्रकार से कैलकुलेट करें। तो वर्किंग कैपिटल डेज़ में कैलकुलेशन हमें यह बताता है कि किसी भी बिज़नेस में कितने दिनों तक पैसा फँसा रहता है, कितने दिनों की इसकी वर्किंग कैपिटल साइकिल है। तो दोस्तों आइए कैलकुलेट करना सीखते हैं हम। दोस्तों वर्किंग कैपिटल डेज़ में काउंट करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है। वर्किंग कैपिटल डेज इज इक्वल टू इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल डेज लेस पेएबल डेज। तो दोस्तों इसमें सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं कि इन्वेंट्री डेज किस प्रकार से कैलकुलेट करें, अर्थात स्टॉक कितने दिन आपका जो है गोडाउन में या शॉप में पड़ा रहता है। दोस्तों इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, इन्वेंट्री डेज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक जो आपके बिजनेस में मेंटेन है, उसे डिवाइड करते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन ए ईयर। अर्थात आपके पास जो एवरेज स्टॉक बिजनेस में पड़ा रहता है एनी टाइम, उसे हम डिवाइड करते हैं साल में आप कितना जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते हो, और उसे मल्टीप्लाई करते हैं हम 365 से। दोस्तों इसे एक हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपकी दुकान में जो है एवरेज स्टॉक पड़ा रहता है 50,000 रुपये का, और साल भर में जो आपका माल बिकता है उसकी कॉस्ट होती है 5 लाख रुपए। तो इस एग्जांपल में हम एवरेज जो है इन्वेंट्री डेज कैलकुलेट करेंगे, 50,000 डिवाइड 5 लाख मल्टीप्लाई 365। तो इस प्रकार से जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 36.5 दिन आपके पास एवरेज स्टॉक पड़ा रहता है इतने दिन के लिए। अर्थात आप अगर एक बार स्टॉक परचेज करते हो तो आपका बिजनेस 36 दिन तक रन कर सकता है। ये जो है एवरेज इन्वेंट्री डेज कैलकुलेशन ये बताती है। अब बात करते हैं कि रिसीवेबल डेज किस प्रकार से कैलकुलेट करें। तो दोस्तों रिसीवेबल डेज काउंट करने के लिए भी एक सिंपल फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला इस प्रकार से है कि डेटर्स अपॉन टोटल सेल्स इन ए ईयर मल्टीप्लाई बाई 365। इसमें जो डेटर्स आपके एवरेज रहते हैं बिजनेस में, अब मान लो कोई भी आपका बिजनेस है उसमें कितने टाइम के लिए आपके कितने डेटर्स, मान लो कोई भी आपका बिजनेस है उसमें कितने समय के लिए कितने डेटर्स आपके जो है एवरेज रहते हैं। जैसे अगर मान लो आपके बिजनेस में 1 लाख रुपए के डेटर्स रहते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए आपका एवरेज डेटर्स है। तो उसे हम डिवाइड करते हैं कि एक ईयर में आप कितनी सेल करिए टोटल। दोस्तों ये ईयर सेल का जो अनुमान है वो हम प्रीवियस ईयर से लगा सकते हैं, पिछले सालों के आधार पर एक एवरेज अनुमान लगाकर चलते हैं, क्योंकि
करंट ईयर का तो हम कैलकुलेट कर नहीं सकते आगे का, तो पीछे के आधार पर ये एवरेज लिया जाता है और इसे 365 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिसीवेबल डेज है वो कैलकुलेट होके आता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि रिसीवेबल किस प्रकार से कैलकुलेट करें। तो एक हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपके बिजनेस में 40,000 रुपये के एवरेज डेटर्स रहते हैं, तो और आपकी जो सालाना सेल है वो है 6 लाख रुपए। तो अब हम इसे 40,000 को डिवाइड करके चलेंगे 6 लाख से और मल्टीप्लाई करते हैं 365। तो इस प्रकार से जो डेज की कैलकुलेशन है वो निकल करके आती है लगभग 24 दिन। इसका मतलब है कि आपके बिजनेस में जो पैसा आता है डेटर्स से वो 24 दिन का कलेक्शन पीरियड है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पेएबल डेज किस प्रकार से कैलकुलेट करें। तो पेएबल डेज का मतलब होता है कि आप अपने सप्लायर्स को कितने दिन बाद पेमेंट करते हैं। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, क्रेडिटर्स अपॉन परचेज मल्टीप्लाई बाई 365। तो क्रेडिटर्स से मीनिंग है यहाँ पे कि एवरेज क्रेडिटर्स, एवरेज लेनदार आपके बिजनेस में कितने रहते हैं एनी टाइम, उसको डिवाइड करते हैं हम साल की परचेज, टोटल परचेज से, और उसे मल्टीप्लाई करते हैं 365। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आपको सप्लायर्स को जो पैसा देना है वो है 30,000 रुपये और आपकी जो साल की टोटल परचेज है, जो कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे हम कैलकुलेट करके चल रहे हैं, वो है 3 लाख रुपए। तो इसे हम 365 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एवरेज जो डेज कैलकुलेशन निकल के आती है वो आती है 36.5 दिन। इसका मतलब है कि आप सप्लायर्स को 36 दिन बाद जो है पेमेंट कर रहे हो, 36 दिन का ग्रेस पीरियड उनसे मिल रहा है। दोस्तों जितना ज़्यादा आपके पास पेबल्स का जो है डेज कैलकुलेशन आएगी वो आपके लिए अच्छी है, क्योंकि आपकी वर्किंग कैपिटल इससे स्ट्रॉन्ग होती है। तो इस प्रकार से हम जो वर्किंग कैपिटल डेज में कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल करके आती है कि एवरेज इन्वेंट्री डेज प्लस एवरेज रिसीवेबल डेज लेस पेएबल डेज। तो इस प्रकार से 36.5। तो इस प्रकार से जो वर्किंग कैपिटल डेज कैलकुलेशन निकल के आती है वो हमारे पास आती है 24 दिन, अर्थात 24 दिन तक हमारा पैसा बिजनेस में फंसा रहता है। ये मीनिंग होता है डेज कैलकुलेशन का। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।